नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ सुराजू दुबे। आज शख्सियत में आपको एक शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो बक्साहा के ही एक छोटे से गांव से जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा शुरू की और अदिति जैन ने जो डिप्टी कलेक्टर बनी हैं। तो हम सीधे आपको उनसे रूबरू कराते हैं और पहले तो उनके बारे में जानते हैं कि वो वहाँ तक कैसे पहुँची, क्या क्या संघर्ष रहा उनकी ज़िंदगी में और क्या क्या कब कब उन्हें ऐसा लगा है कि हम बन सकते हैं और कब कब उन्हें अड़चनों का सामना करना पड़ा। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। चूँकि जब आपने पहले तो हम ना आपकी शिक्षा से शुरू करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो कहाँ से आप मर्दूरा गांव से बिलोंग करती हैं? तो जो छोटी आप 50 तक की शिक्षा है वो कहाँ से? मैंने अपनी स्कूली शिक्षा 1 से 5 तक अपने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय मड्डेवरा से ही पूरी की है। उसके बाद मेरा 5वीं में जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया था, तो 5वीं से 12वीं तक की शिक्षा मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय नौगांव से पूर्ण की है। उसके उपरांत मैंने अपनी ग्रेजुएशन में बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स डिग्री डॉक्टर हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय सागर से की है। उसके उपरांत मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी और आज मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। कब से तैयारी शुरू की आपने और मतलब कब से आपका सपना था कि अब कुछ बड़ा करते हैं? जब मैं सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो वहाँ पर कई सारे बच्चे तैयारी करते थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो मुझे ये लगता था कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है, तो उसके लिए तैयारी मैंने शुरू की थी। फिर मेरी एक दोस्त थी जो तैयारी करती थी पीएससी यूपीएससी के लिए, तो मैंने तैयारी शुरू की पीएससी के लिए कि कोई नॉर्मल पोस्ट मिल जाएगी, तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उसके बारे में जाना, उसका सिलेबस देखा, तो बस एक ही सपना निर्धारित किया कि डिप्टी कलेक्टर बनेंगे और बस उसी के आगे मैंने तैयारी शुरू की। क्या डिप्टी कलेक्टर पे ही दौड़ खत्म हो जाती है, आगे जारी रहेगी? ये बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है। आगे जैसी भी मुझे सुविधा होगी, समय मिलेगा तो मैं आगे भी तैयारी चालू रखूँगी अपनी। सुविधाओं से एक बात याद आई कि जब ना मैं इंटरव्यू करने के पहले आपके बारे में जानकारी ले रहा था तो लोगों ने कहा कि आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। वैसे में कैसे आपने ये सफ़र तय किया? जी बिल्कुल, मेरे पिताजी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं और हम 3 भाई बहन हैं। उनको पढ़ाना और जो इतना बड़ा सपना पूरा करना पिताजी के लिए थोड़ा कठिन कार्य था, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर निरंतर विश्वास जताया। मैंने जितने भी पैसे की डिमांड की उन्होंने कहीं ना कहीं से मुझे अरेंज करके दिया और मैंने उनको भी विश्वास दिलाया कि आप विश्वास रखिए, मैं ये चीज़ पूर्ण करके दिखाऊंगी। और उनके विश्वास, माता पिता के विश्वास और वो जो साधनहीनता थी उससे जो मुझे मोटिवेशन मिला, उसी के बदौलत मैं आज इस पद पर हूँ। अगर मैं साधन संपन्न होती तो मुझे लगता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती, परंतु इन्हीं कारणों से मैं डिस्ट्रैक्शन विहीन रही और मैंने निरंतर फोकस करते हुए तैयारी की और मैंने पीएससी में लगातार 4 इंटरव्यू दिए, जिनमें से मैंने 3 पदों पर 2021, 2023 और 2024 में मैंने पद हासिल किए हैं। चलो, संसाधन को लेके मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। पहले तो आप ही कि फिर नवोदय से जैसे आप सागर पहुँचे, उसके बाद आपने 2020 से लगभग तैयारी शुरू की, तो तब जब कोविड आया उसके बाद क्या स्थिति रही? जवाहर नवोदय विद्यालय से मेरी 2017 में 12th कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने 2017 से 2020 अप्रैल में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसी समय कोविड नया आया हुआ था, तो घर में बहुत टाइम था क्योंकि उस समय कहीं जाना वगैरह अलाउड नहीं था। तब मैंने यूट्यूब के माध्यम से तैयारी शुरू की। उस समय नया डिजिटल क्रेज भी आया था, तो कई टीचर्स उपलब्ध थे, तो कई यूट्यूब चैनल है, जैसे आलोक सर हैं ज्योग्राफी के लिए, AK शाह सर हैं पॉलिटी के लिए, तो इनके कई सारे बहुत बेनिफिशियल लेक्चर्स उपलब्ध होते थे, तो मैं उनको देखती रहती थी। और ऑनलाइन माध्यम से मैंने कई सारी किताबें भी अपने घर मंगवा ली थी। हिस्ट्री के लिए किताबें मंगवा ली, पॉलिटी के लिए किताबें मंगवा ली और उन किताबों को पढ़ती रहती थी और अपने नोट्स बनाती रहती थी। और वो 1 साल था कोविड का, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, क्योंकि एक जो आधारशिला होती है उसका निर्माण हुआ। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और फिर मैं इंदौर गई। इंदौर में मैंने बाकी टेस्ट सीरीज़ के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए मैंने इंदौर में कई सारी कोचिंगों में टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी। और फिर आगे की कहानी तो आपको पता ही है। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए ना हम कुछ नहीं कर पाए, वरना कुछ बड़ा करते। ऐसी कुछ आपके साथ स्थितियाँ रही?
सर कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं संबल प्रदान करती है व्यक्ति को, आगे राह में बढ़ने के लिए साधन प्रदान करती है। तो आर्थिक स्थिति सही ना होना कई बच्चों के लिए होता है कि नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि किताबें लेना, कोचिंग लेना, हॉस्टल्स में रहना बहुत महँगा होता है। लेकिन अगर हम विश्वास रखें, चीज़ें करें, इसलिए मेरा ये था कि मुझे पहले अटेम्प्ट में करना है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा पहले अटेम्प्ट में होने के बाद बाकी की जो तैयारी है, चीज़ें हैं, मैंने स्वयं व्यय कर लिया, चीज़ें कर ली। तो और माता-पिता ने भी निरंतर सहयोग बनाए रखा। मेरे पिताजी एक छोटी किरा जैसे कि कुछ बच्चे देखे होंगे आपने कि उनको ना सब कुछ बनना है, उनको ना पुलिस में भी जाना है, पटवारी भी बनना है, यूपीएससी भी निकालना है, बीपीएससी भी निकालना है। ऐसे बच्चे कभी-कभी मैंने देखे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कि क्या करें? जी सर, जैसे कि हमारे देश में बेरोज़गारी का स्तर इतना अधिक है कि व्यक्ति एक जगह केंद्रित नहीं रह पाता है, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी नौकरी हासिल करनी होती है। तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि अपना एक गोल निर्धारित करिए। अगर आपको टीचर ही बनना है तो सिर्फ टीचिंग की लाइन में आप निरंतर 1 से 2 साल दीजिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको पीएससी करनी है तो निरंतर उसको ही, जैसे बीच में पीएससी के टाइम पे पटवारी का पेपर भी आया था, उसी समय हमारे मेंस थे। पर हमने पटवारी को फॉर्म फिल किया, लेकिन कभी पेपर नहीं दिया, ना पढ़ने गए। फॉर्म सब फिल करते हैं, क्योंकि सबको लगता है अगर नहीं हुआ इस तैयारी में। लेकिन आप दृढ़ निश्चय रखिए और अपनी जो तैयारी कर रहे हो उसको डिस्टर्ब मत होने दीजिए कि आपका पेपर 2 महीने बाद है और आप किसी दूसरे पेपर की तैयारी करने लगे। एक पेपर निर्धारित करिए, एक गोल निर्धारित करिए और उसी के पीछे भागते रहिए। एक दिन आप बन जाएंगे। बिल्कुल। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या अभी करंट बच्चों की आप निकाल के लाई हैं, तो फिर क्या उनके लिए क्या आपका संदेश है? उनके लिए फिर वही संदेश है, कंसिस्टेंसी रखिए। आप 16 से 18 घंटे पढ़ने की दौड़ की जगह आप 8 से 10 घंटे डेली पढ़िए। डेली अपनी निर्धारित किताबें रखिए, डेली अपना निर्धारित शेड्यूल रखिए कि आज मुझे इतनी चीज़ इतने दिन में, इतने घंटे में कवर करनी है। शेड्यूल बनाइए, एम बनाइए, डिसाइड कीजिए और गोल निर्धारित रखिए। बस यही है एक संदेश कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। एक और सवाल है मेरा कि चूँकि आप एक छोटी सी जगह से निकल के आई हैं, बक्साहा में शिक्षा की स्थिति उतनी अच्छी है नहीं। इसके लिए क्या करेंगे आप, या फिर कोई प्लान है आपके पास कि इस क्षेत्र के लिए भी कुछ किया जाए? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि अब निरंतर सरकार भी प्रयास कर रही है संदीपनी विद्यालयों के माध्यम से, और मेरा यही सुझाव रहेगा, जब मैं अगर यहाँ पर मेरी पदस्थापना होती है तो मेरा निरंतर यही सुझाव रहेगा कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए। बच्चों को सिर्फ रटंत विद्या ना दिलाते हुए हमें उनको तार्किक विद्या भी सिखानी चाहिए, जिससे उनके आगे आने वाले जीवन में सहयोगी रहे। जैसे मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है, तो वहाँ पर जो एक सर्वांगीण विकास होता है व्यक्ति का, कि वो शारीरिक रूप से भी मजबूत बनता है, मानसिक रूप से, साथ ही शैक्षणिक रूप से भी वो इतना उन्नत बन जाता है कि किसी ना किसी फील्ड में वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर लेता है। तो यही एक स्थिति हमें अन्य स्कूलों में भी करानी होगी, जिसमें हम शिक्षा के साथ खेलों को इंक्लूड कर सकते हैं, मानसिक गतिविधियों को इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके। बिल्कुल। जो लोग तैयारी करते हैं, मैं जब भी जिन से मिला हूँ, उन्होंने कहा कि हर आदमी की ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब लगता है कि बस यार बहुत हुआ, अब वापस चलते हैं। तो कभी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ जब लगा कि नहीं यार अब बस कुछ भी कर लेते हैं? भगवान की दया से ऐसा समय मेरे जीवन में नहीं आया, क्योंकि मुझे निरंतर परीक्षाएं देने का मौका मिलता रहा है। मैंने लगातार 5 पीएससी में प्रीलिम्स निकाले हैं, 4 मेंस निकाले हैं, 4 इंटरव्यू दिए हैं और मेरा 3 बार पीएससी में सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा मोटिवेशन कभी डाउन नहीं हुआ, क्योंकि मैं निरंतर परीक्षाएं निकालती आ रही थी। तो मुझे अंदर से विश्वास था कि बस एक कदम और चलना है और चीज़ें हासिल हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि 2021 में मेरा असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर चयन हुआ। तो 2022 में मैंने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। 23 में मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला। हालांकि 23 का रिजल्ट 24 के बाद आया है किन्हीं तकनीकी कारणों से, और 2024 में मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस का पोस्ट मिला था। तो निरंतर मेरे सिलेक्शंस होते रहे, निरंतर मुझे एक मोटिवेशन बना रहा। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये तैयारी छोड़नी है, और अगर मेरा अभी भी चयन नहीं होता तो तब भी मैं ये नहीं सोचती कि मुझे तैयारी छोड़नी है। मैं निरंतर करती हूँ। खासतौर से मैंने देखा है कि समाज में लड़कियों के लिए बाहर भेजना, कोचिंग के लिए भेजना, पढ़ाई कराना, अदर चीज़ों को लिए समाज थोड़े से अलग अलग नज़रिए हैं। इनको आप कैसे देखती हैं?
सर जैसे कि सब बोलते हैं कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, अगर हम 4 लोग के विषय में सोचने लगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, ये बहुत अच्छी उक्ति है जो मैं हमेशा अपने दिमाग में रखती हूँ। और मेरे माता-पिता कभी भी समाज के बहकावे में नहीं आते हैं, उनका जो निर्णय है उनके बच्चों के प्रति वो हमेशा अडिग रहता है। मेरे माता-पिता मतलब मैं आपको इवन ये बताऊँ तो मैं अपने गाँव में पहली लड़की हूँ जो बाहर शिक्षा के लिए गई हूँ और पहली लड़की हूँ जो सरकारी नौकरी में हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे बाहर भेजने के बाद जो परिणाम देखने मिले तो आगे आने वाले जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक वो होता है ना कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाता है कि हम भी अपनी लड़कियों को आगे भेजें। तो बस समाज की अगर हम सोचते रहेंगे तो हम जीवन में कभी स्थायी या कभी उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाएँगे, क्योंकि समाज अम, अब जैसे कि वही फिर से उक्ति मेरे दिमाग में आती है कि उनकी मन की अपन चीज़ें नहीं चल सकते। जो हमारा मन है, जो हमारी स्थिति या परिस्थितियाँ उनके अनुसार हमें ही निर्णय लेने होते हैं। तो ये कभी आपको भी समस्या झेलनी पड़ेगी, 4 लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, वो तो आज भी झेलनी पड़ेगी, आप कितने भी पद पर पहुँच जाइए, 4 लोग आपके लिए कुछ ना कुछ कहने के लिए उनके पास होता है। तो इसलिए समाज के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए, अपना निर्णय लीजिए, अपने अनुसार चलिए, अपना मन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करिए। खास तौर से गर्ल्स के लिए, चूँकि आपने जैसे बताया कि ये समस्या होती है, आप क्या कहेंगे? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके घर वाले नहीं जाने दे रहे या फिर जाने भी दे रहे हैं बड़े भरोसे के साथ, उनके साथ आपका क्या संदेश है? बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूँगी हर माता-पिता को कि आजकल जितना लड़कों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, उतना लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में क्राइम्स का लेवल बहुत अधिक हो चुका है। तो अपनी लड़कियों को सशक्त कीजिए, अपने पैरों पर उन्हें खड़ा कीजिए, जिससे वो अपने लिए लड़ पाने की शक्ति आएगी उनके अंदर। और ये भी होता है कि समाज में लड़कियों के प्रति जो अवधारणा है, उसको भी परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब सबका यही है कि लड़के और लड़की बराबर की स्थिति में है और हमें बराबर उनका सहयोग करना चाहिए। तो यही है, माता-पिता को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने लड़कियों को, लड़कों को सबको पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। चूँकि रही बात बिल्कुल सही है कि अब क्राइम का भी स्तर बढ़ा है और जिस कारण बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बस यार रहने दो, यही ठीक है। ऐसे में चूँकि अब आप डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं, तो आपसे सवाल बनता भी है कि अब साइबर क्राइम भी है, तमाम क्राइम है। ऐसे में लोग लड़कियाँ ना खुद को कैसे सुरक्षित रखें और खुद को कैसे समाज से भी फेस करें इन सब चीज़ों को? सबसे ज़रूरी है सजग रहना। सजग रहिए, अपने हर एक एनवायरनमेंट के बारे में सजग रहिए। और लड़कियों का एक सिक्स्थ सेंस होता है, उन्हें हर एक चीज़ के किसी भी जो अनुभूति होती है वो पहले हो जाती है हर एक चीज़ की। तो अपने सिक्स्थ सेंस को जागरूक रखिए, सजग रहिए और अपने कोई भी निर्णय अपने इमोशंस में आके मत लीजिए। बहुत ही तार्किक तरीके से उन निर्णयों को लीजिए और बस आगे बढ़िए। और एक चीज़ ये भी है कि कई बार हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, तो उनसे डरना नहीं है। आपको जो भी हेल्प उपलब्ध है, पुलिस की हेल्प उपलब्ध है या कहीं भी कोई भी हेल्प उपलब्ध है, हमेशा आप उनको सीक करिए, उनके पास जाइए, क्योंकि डर के अगर आप रहेंगे ना तो आप किसी भी समस्या से बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो हमेशा आस-पास हेल्प सीक करिए, चीज़ें हैं किसी को शेयर कीजिए अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं। अगर आप चीज़ें शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने आस-पास के लोगों से, आपकी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा लगा है कि आपको या रहा है जो बहुत प्रेरणादायक रहा हो, जब लगा हो कि अब ये मतलब इनने कहा है इसलिए करना है? बिल्कुल, जैसे कि जीवन में कई बार ऐसे पॉइंट आते हैं जब हम खुद अपने ऊपर विश्वास खो देते हैं, लेकिन लोग आपके ऊपर विश्वास जताते हैं। जैसे मेरे माता-पिता, मेरे मामा और मेरे कई सारे रिलेटिव बोलते थे कि तुम बन जाओगी, उन्हें पूर्ण विश्वास था। और जब मेरा असिस्टेंट ट्रेज़री ऑफ़िसर के पद पर चयन हुआ था, तब मुझे 108 सुधा सागर जी महाराज के और समय सागर जी महाराज के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ था। तो समय सागर जी महाराज ने मुझे कहा था कि अभी रास्ता बहुत लंबा है और आपको बहुत आगे जाना है। तो ये पंक्ति मेरे दिमाग में थी कि हाँ, उन्होंने बोला है, मतलब उन्होंने मेरे अंदर कुछ क्षमताएँ देखी हैं, तो मैं निरंतर तैयारी में लगी रही। और सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अपने माता-पिता को ही देना चाहूँगी, क्योंकि उनका विश्वास था, उनकी इतनी कठिन अविरल समस्याएँ रहीं उनके जीवन में, लेकिन वो मेरे तक नहीं आ पाईं कभी, कि वो क्या समस्याएँ फ़ेस कर रहे हैं, वो मेरे तक कभी नहीं आ पाईं। बस ये था कि हाँ, तुम तैयारी करो, बाकी सब चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे। तो सबसे अधिक श्रेय मैं उनको ही देना चाहूँगी। साथ ही मेरे गुरुजनों को, जवाहर नवोदय विद्यालय के गुरुजनों को, मेरे कोचिंग के दौरान या फिर शिक्षा के दौरान जिन्होंने भी मुझे सहायता की, उन सबको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरी बहुत फ़ेवरेट एक मोटिवेशनल
पोयम है जो हमेशा मैं याद रखती थी कि जीवन पथ जटिल है, ये काल चक्र कठिन है, पग पग पर भेदभाव है, ये रक्त रंजित पाँव है। किसी के पास है छल कपट तो किसी के पास रूप का वरदान है, ये सोच कर मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है। बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है कि प्राण अभिशेष है, मान अभिशेष है। उठा ले ज्ञान का धनुष, एक क्षण भी और कुछ मांग मत भगवान से। काल की कपाल पर लिख दे तू गुलाल से कि रोक सकता है तो रोक कर बता मुझे, हक छीनता आया है तो छीन कर बता मुझे। कर्म के कुरुक्षेत्र में सब कुछ एक समान है, जो विधि का विधान पलट दे वही सर्वस्व ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न रंग काम आता है, न जाति काम आती है, न ही बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका असली हक दिलाता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका असली हक दिलाता है। धन्यवाद। जैसे कि हम शख्सियत में आपका मिलवा रहे थे, उन्होंने कहा कि कर्म है जो वो ही आपका प्रधान है और वही कर्म जो आपको एक जगह ले जाता है। तो आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा है, साथ ही आप क्या कहना चाहते हो इन सब चीज़ों पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहें आप MPCG एक्सप्रेस के साथ।